हेलो और आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सीधे बात करने वाले हैं उन नंबर्स और स्ट्रैटेजीज के बारे में जो मार्केट में हो रहे 4 सबसे बड़े शिफ्ट्स को ड्राइव कर रहे हैं। देखिए, मार्केट में जो भी उथल-पुथल हमें ऊपर से दिखती है ना, उसके पीछे हमेशा एक सॉलिड डेटा और एक ठोस कारण होता है। बस आज हम उन्हीं कारणों को बहुत ही बारीकी से डिकोड करने वाले हैं। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। हम बात करेंगे एविएशन फ्यूल फंड की, फिर देखेंगे ईवी स्कूटर मार्केट का एक बहुत ही दिलचस्प ज्योग्राफिकल शिफ्ट, उसके बाद स्पेसएक्स के इकोनॉमिक्स और इन्वेस्टर्स पे नजर डालेंगे और आखिर में बात करेंगे अंडमान में मिले नेचुरल गैस जैकपॉट की। ये चारों भले ही बिल्कुल अलग सेक्टर्स लगें, लेकिन आज इनके पीछे की मार्केट डायनामिक्स एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगी। चलिए बिना किसी देरी के अपने पहले टॉपिक पर आते हैं, एविएशन फ्यूल फंड। आपको तो पता ही है कि इस वक्त भारतीय एविएशन इंडस्ट्री कितने बड़े स्ट्रक्चरल चैलेंजेस से जूझ रही है। वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं और एयर स्पेस बंद होने की वजह से ग्लोबल क्रूड ऑयल में जो शॉक्स आए हैं, इन सब ने एयरलाइंस के ऑपरेटिंग कॉस्ट को सच में हिलाकर रख दिया है। अब इस इन्फ्लेशन की रफ्तार देखिए, ये वाकई चौंकाने वाली है। मार्च के महीने में एविएशन फ्यूल का दाम था करीब 60.5 रुपए प्रति लीटर और मई आते आते यानी संकट के एकदम पीक पर यह सीधे 142 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया। लिटरली दोगुने से भी ज्यादा का उछाल। लेकिन यहां एक बात नोटिस करने वाली है, हमारी जो सरकारी तेल कंपनियां हैं यानी ओएमसीज, वो हर लीटर पर लगभग 30 रुपए का भारी नुकसान खुद उठा रही थीं, सिर्फ इसलिए ताकि इसका सीधा बोझ पैसेंजर्स की जेब पर ना पड़े। और इसी भारी दबाव को कम करने के लिए सरकार ने पूरे 100 करोड़ रुपए का एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड अनाउंस किया है। लेकिन रुकिए, इसे कोई आम कैश ग्रांट या एयरलाइंस के लिए फ्री का बेल आउट पैकेज समझने की भूल मत कीजिएगा। इसका आर्किटेक्चर बहुत ही अलग और स्मार्ट तरीके से डिजाइन किया गया है। असल में ये फंड काम कैसे करता है? ये पब्लिक सेक्टर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को दिए गए एक इंटरेस्ट फ्री एडवांस की तरह काम करता है। इस लीगली डिफेंसिबल अप्रोच से होगा ये कि तेल कंपनियां एक स्टेबल और फिक्स्ड बेंचमार्क रेट पर एयरलाइंस को फ्यूल बेच पाएंगी। सारे टैक्स वगैरह मिलाकर मेट्रो शहरों में इसका फाइनल प्राइस लगभग 115 रुपए प्रति लीटर के आसपास सेटल हो जाएगा। प्राइवेट प्लेयर्स को सीधे कैश देने के बजाय इससे सरकारी तेल कंपनियों के थ्रू रूट करना पूरे सिस्टम को कहीं ज्यादा सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाता है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर राहत की एक कीमत होती है ना? एक तरफ तो एयरलाइंस को पीक प्राइसेस के मुकाबले तुरंत 27 रुपए प्रति लीटर की बड़ी राहत मिल रही है, जो उनके डेली ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर है। लेकिन दूसरी तरफ एक बहुत ही सख्त कमर्शियल कंडीशन भी जोड़ दी गई है। वो है अगले 3 साल का एक एक्सक्लूसिव लॉक इन। मतलब एयरलाइंस अगले 3 सालों तक किसी भी सस्ते प्राइवेट सप्लायर के पास नहीं जा सकती। उन्हें सिर्फ स्टेट रन कंपनियों से ही फ्यूल लेना होगा, फिर चाहे फ्यूचर में ग्लोबल दाम कितने ही कम क्यों ना हो जाए। एविएशन के इन टफ नंबर्स के बाद अब रुख करते हैं अपने अगले सेक्टर की तरफ, दी ईवी स्कूटर शिफ्ट। यहां गेम बहुत ही तेजी से बदल रहा है। अभी तक हमें लगता था ना कि इलेक्ट्रिक स्कूटर्स तो बस बड़े शहरों का जैसे पुणे या बैंगलोर का ट्रेंड है, लेकिन अब ये ज्योग्राफिकल मैप पूरी तरह से पलट रहा है। शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता था कि ईवी स्कूटर्स मुख्य रूप से अर्ली एडॉप्टर्स और शहरी टेक लवर्स का ही प्रोडक्ट है। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 23 के डेटा को देखें तो टोटल ईवी स्कूटर सेल्स का 30% हिस्सा सिर्फ मेट्रो एरिया से आ रहा था और बाकी 70% नॉन मेट्रो या रूरल मार्केट से। उस समय पूरा फोकस बस नई टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पे टिका हुआ था। लेकिन अब फाइनेंशियल ईयर 25 के डेटा में इस जबरदस्त शिफ्ट को देखिए। मेट्रो शहरों का शेयर सिकुड़कर सिर्फ 19% रह गया है, जबकि नॉन मेट्रो और रूरल इंडिया का हिस्सा एक्सप्लोड होकर 81% तक पहुंच गया है। जरा सोचिए, पेट्रोल की आसमान छूती कीमतों ने ईवी को सिर्फ एक लग्जरी प्रोडक्ट से निकालकर आम जनता के लिए एक रोजमर्रा का प्रैक्टिकल और किफायती विकल्प बना दिया है। ये शिफ्ट वाकई मैसिव है। तो यहां सबसे क्रूशियल पॉइंट क्या है? जैसे जैसे ये प्रोडक्ट बड़े शहरों से निकलकर छोटे कस्बों और गांव तक पहुंचा, वैसे वैसे गेम के रूल्स ही बदल गए। शुरुआत में टेक स्टार्टअप्स ने अपने शानदार सॉफ्टवेयर और बैटरी इनोवेशन के दम पर खूब बाजी मारी, लेकिन जब बात मास मार्केट की आती है तो असली जीत पक्की होती है डिस्ट्रीब्यूशन और सर्विस नेटवर्क से। और बिल्कुल यहीं पर टीवीएस, बजाज और हीरो जैसे लेगेसी मैन्युफैक्चरर्स वापस कमाल कर रहे हैं। अपने बरसों पुराने भरोसेमंद सप्लाई चेन के दम पर वो बहुत तेजी से मार्केट शेयर रिकैप्चर कर रहे हैं। ईवी मार्केट की इस दिलचस्प कहानी के बाद चलिए अब सीधे अंतरिक्ष की उड़ान भरते हैं। हमारा तीसरा टॉपिक, स्पेसएक्स इकोनॉमिक्स एंड इन्वेस्टर्स।
देखिए, स्पेसएक्स अब सिर्फ एक सामान्य रॉकेट लॉन्च करने वाली कंपनी बिल्कुल नहीं रही। ये अब एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बड़ा फाइनेंशियल ड्राइवर बन चुकी है। अब जरा स्पेसएक्स के इस रेवेन्यू मिक्स वाले डेटा पर नजर डालिए। ये बिना किसी कॉम्प्लेक्सिटी के एक बड़ी कहानी बयां करता है। उनकी टोटल सेल्स का 61% हिस्सा आज स्टारलिंक से आ रहा है, जो कि करीब $11.4 बिलियन का रेवेन्यू है। दूसरा बड़ा इंजन है उनका एआई कंप्यूट सिस्टम कोलोसिस एआई, जो हर महीने लगभग $1.25 बिलियन ला रहा है। और अगर उनके कोर बिजनेस यानी रॉकेट लॉन्च की बात करें तो 2025 के ग्लोबल ऑर्बिटल लॉन्च मार्केट के 84% हिस्से पर उनका एक छत्र राज है, वो भी 1165 सक्सेसफुल मिशंस के साथ। ये स्केल सच में अनबिलीवेबल है। अब सवाल यह है कि भारतीय इन्वेस्टर्स इस विशाल स्पेस इकोनॉमी का हिस्सा कैसे बन रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट आईपीओ या विदेशी अनलिस्टेड कंपनियों में सीधे पैसे लगाना तो मुश्किल है, तो लोग ऑल्टरनेटिव रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे ये 3 प्रमुख ईटीएफ्स। पहला, ER शेयर्स प्राइवेट पब्लिक क्रॉसओवर ETF, जिसमें 23% अनलिस्टेड स्पेस एक्सपोजर है। दूसरा, प्रोक्योर स्पेस ETF, जिसमें 2025 में 66% का एनुअल रिटर्न ट्रैक किया है। और तीसरा, ARK स्पेस एक्सप्लोरेशन ETF, जो ब्रॉडर एरोस्पेस इनोवेशन को कवर करता है। हालांकि मैं यहां बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यह कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, हम बस मार्केट में मौजूद इन्वेस्टमेंट टूल्स को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे हाइप के बीच ये कोटेशन एक बहुत ही जरूरी रियलिटी चेक देता है। देखिए, एक हाई प्रोफाइल शोर शराबे वाला आईपीओ इवेंट होना और एक लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो होना, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आईपीओ लिस्टिंग के दौरान एसेट्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल होते हैं। उसकी तुलना में डाइवर्सिफाइड ईटीएफ्स के जरिए मार्केट में एंट्री करना अक्सर एक ज्यादा स्टेबल, क्लीन और कम रिस्क वाला रास्ता माना जाता है। स्पेस की बातें बहुत हो गई, चलिए वापस समंदर की गहराइयों में चलते हैं। हमारा आज का आखिरी सेगमेंट, अंडमान का नेचुरल गैस जैकपॉट। हाल ही में स्टेट ओन्ड ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अंडमान के ऑफशोर रीजन में एक बहुत ही शानदार डिस्कवरी की है। ऑयल इंडिया लिमिटेड को विद्यापुरम 3 वेल में नेचुरल गैस मिली है, जो उनकी दूसरी बड़ी डिस्कवरी है। अब इसका मैक्रो इकोनॉमिक इंपैक्ट समझिए। ये बेसिन म्यांमार और इंडोनेशिया के उन्हीं प्रोडक्टिव जियोलॉजिकल सिस्टम्स का हिस्सा है जहां पहले से ही गैस मिलती है। हम जानते हैं कि भारत अपनी एनर्जी नीड्स के लिए इंपोर्ट पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर इस अंडमान बेसिन में कमर्शियल स्केल पर गैस रिजर्व्स पक्के तौर पर साबित हो जाते हैं ना, तो ये लंबे समय में हमारी इंपोर्ट डिपेंडेंस और भारी भरकम एनर्जी बिल्स को ड्रास्टिकली कम कर सकता है। सीरियसली, ये देश के लिए एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। लेकिन आइए एक नज़र इस पूरी प्रोसेस की एक्चुअल टाइमलाइन पर भी डालते हैं, ताकि हमारा एक्साइटमेंट थोड़ा रियलिस्टिक रहे। डीप वाटर सी बेड में डिस्कवरी होना तो बस पहला स्टेप है। इसके बाद यह साबित करना होता है कि वहां वाकई कमर्शियल लेवल का रिजर्व मौजूद है या नहीं। फिर शुरू होता है एक्सट्रैक्शन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का कॉम्प्लेक्स काम, जिसमें सालों लग जाते हैं। और तब कहीं जाकर एक्चुअल कमर्शियल गैस का प्रोडक्शन शुरू होता है, जो हमारे घरों तक पहुंचती है। तो हाँ, इन डीप वाटर प्रोजेक्ट से असल रेवेन्यू जनरेट होने में अभी काफी लंबा वक्त लगेगा। तो डेटा और मार्केट शिफ्ट्स के इस डीप डाइव को खत्म करते हुए ईवी मार्केट के डायनामिक्स से निकला हुआ एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या पुराने और मजबूत लेगेसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स आखिरकार ईवी स्पेस के नए टेक इनोवेशंस को पूरी तरह कुचल देंगे, या फिर इस असली रेस की तो अभी बस शुरुआत ही हुई है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिए, सही डेटा ही हमेशा बेहतर फैसले लेने की असली कुंजी है।